तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस वक्त अपने चैनल एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। आतंक के अंत की यह खबर है। अलकायदा का आतंकवादी अल जवाहिरी ढेर। और आइए जल्दी से आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर 2011 की तस्वीर जब ओसामा बिन लादेन को मार गिराने में अमेरिका कामयाब हुआ था, और दूसरी अल जवाहिरी की तस्वीर देख रहे हैं आप 2022 में जब अमेरिका को आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। अल जवाहिरी को अमेरिका ने अब ढेर कर दिया है। देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है ये क्योंकि जवाहिरी ने अमेरिकी हमले में 2011 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद ही अलकायदा की कमान अपने हाथ में ली थी, और अब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के बाद अल जवाहिरी को भी ढेर कर दिया है। तो ये बड़ा ऑपरेशन अल जवाहिरी जो काबुल में छिपा हुआ था, शेरपुर शहर में छिपा हुआ था, एक मंत्री के घर में रह रहा था। अब ये सांठगांठ के साथ रह रहा था या छिपा हुआ था, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। लेकिन कुल मिलाकर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज टेलीविजन कैमरा पर सामने आए और उनकी तरफ से इस खबर की पुष्टि की गई, और साथ ही साथ ये संदेश दिया गया कि न्याय मिल गया। On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans. और आइए सीधे रुक करेंगे खास मेहमानों का पैनल जो लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बना हुआ है। बिना वक्त गवाए सीधे आपको लेकर चलते हैं कैप्टन आलोक बंसल के पास और उनसे जानते हैं उनका पहला रिएक्शन इस खबर पर। कैप्टन बंसल, देखिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अमेरिका के लिए कि ऐमन अल जवाहिरी का खात्मा कर दिया, क्योंकि ऐमन अल जवाहिरी वो व्यक्ति था जिसने प्लानिंग की थी 9/11 की। और ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अलकायदा का मुखौटा ओसामा बिन लादेन हो सकते हैं, पर जो प्लानिंग थी, जो स्ट्रेटेजिस्ट था, जो प्लानर था, वो ऐमन अल जवाहिरी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमला अब उस वक्त हो रहा है जब तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा है। तो इससे 3-4 चीजें बिल्कुल साफ है। पहली चीज तो ये कि तालिबान और अलकायदा के जो तार जुड़े हुए हैं वो हमेशा जुड़े रहेंगे और अब आज भी जुड़े हुए हैं। और अमेरिका उस पर क्यों कुछ नहीं कर पाया, तो इसको ये हमें समझना चाहिए कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा होने से पहले ऐमन अल जवाहिरी पाकिस्तान में और वहां वो छुपे हुए थे। लेकिन जब तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया तो वो अफगानिस्तान आए, और इसी कारण अमेरिकी सेना जब पिछले 10 सालों से या करीब 20 साल के करीब जब वहां पे थी अफगानिस्तान के अंदर, तो वो ऐमन अल जवाहिरी का खात्मा नहीं कर पाई। वो काबुल में नहीं रह रहे थे उस वक्त। ऐमन अल जवाहिरी जो काबुल में आए हैं उसमें अभी ही आए हैं तालिबान के आने के बाद। तो ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि तालिबान वैचारिक रूप से अल-कायदा और इस तरीके के हर उस आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है जिससे वैश्विक शांति को खतरा है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि तालिबान के साथ अच्छे संबंध बनाकर हम भारत में शांति की स्थापना कर सकेंगे, वो मेरे ख्याल से वैचारिक रूप से दिवालिया हो चुके। तो तालिबान और इसकी हुकूमत के ऊपर हमें नजर रखनी आवश्यकता है। अल-कायदा के लिए एक टेम्परेरी सेटबैक है, लेकिन जिस तरीके के आतंकवादी संगठन है जो वैश्विक इस्लामिक अमीरात की स्थापना करने के लिए कार्य कर रहे हैं, इनके लिए व्यक्ति आते जाते रहेंगे। जब तक ये विचारधारा खत्म नहीं होगी, इनका एक नया नेतृत्व तैयार हो जाएगा। जी, जिस सैफ की आपने बात की, इसको नेता उन्होंने ओसामा बिन लादेन के बाद भी डिक्लेयर किया था शुरू में, लेकिन बाद में ऐमन अल जवाहिरी को नेता नियुक्त किया गया। तो ये सैफ इनका बैकअप बॉय है, और इसको शायद फिर से इन्होंने अभी किसी प्रवक्ता ने ये बोलने के लिए कि हमारा नेतृत्वहीन नहीं है उसका नाम प्रोजेक्ट किया है, पर हो सकता है आगे चल के उसी को नेता बनाया जाए। पर ये जो डिसीजन होगा, ये जो निर्णय होगा, ये मेरे ख्याल से कुछ समय बाद होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका ने दिखला दिया कि उनके पास ये प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है कि बालकनी पे खड़े हुए व्यक्ति को उन्होंने खत्म कर दिया, और उसके परिवार के एक भी सदस्य को, जो उसी बिल्डिंग में रह रहे थे, उसी घर में रह रहे थे, कुछ भी बाल भी बाका नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अमेरिका के लिए, और ये उन सभी
राष्ट्रों के लिए चेतावनी है जो आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं और देते रहे हैं। सर, बहुत शानदार रोशनी आपने डाली इस पूरे मामले में, और खासतौर से वो जो आपने बैकअप बॉय के तौर पर सैफ अल अदेल के बारे में यहां पर दर्शकों के सामने जानकारी साझा की, इससे कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि हैरानी की कोई बात नहीं होगी अगर कुछ समय बाद, मतलब फिलहाल ये सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर सैफ अल अदेल का नाम सामने आ रहा हो। हैरानी नहीं होगी अगर कुछ समय के बाद अलकायदा की तरफ से किसी और का नाम अपने सरगना, अपने प्रमुख के तौर पर आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इस सब के बीच जो अमेरिका का आप जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है सीधे दर्शकों को लेकर चलना चाहिए जितेंद्र ओझा साहब के पास। कुल मिलाकर अमेरिका की तरफ से संदेश साफ है कि भले ही अफगानिस्तान की जमीन से वो वापस लौट चुका है, नाटो फोर्सेस वापस लौट चुकी हैं, लेकिन पकड़ जो है अमेरिका की, जिसका जिक्र अभी कैप्टन बंसल भी कर रहे थे, वो कमजोर नहीं पड़ी है। वो जिस प्रिसाइजन के साथ ये अटैक किया गया, ओझा जी देखिए 9/11 के बाद टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और इस स्ट्राइक का एक ही मकसद होता है कि देखिए साइकोलॉजिकल वॉर साथ में चलती रहती है। वो उनको मैसेज देना चाहते हैं कि आपने कभी भी हमारे ऊपर अटैक किया, कहीं भी अटैक किया, जब मौका मिलेगा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो ये मैसेज जाता है और इसका एक हम इसे कहते हैं कि इसके 3 या 4 स्ट्रेटजीज होते हैं जो टेररिज्म को हैंडल करने का, प्रिवेंशन, प्रीएम्पशन, डेटरेंस या रिप्राइजल। तो डेटरेंस और रिप्राइजल दोनों कभी कभी ओवरलैपिंग है। ये एक रिप्राइजल का है कि ये एक पूरा मैसेज अलकायदा को भी जाता है, उनके ऑर्गेनाइजर्स को भी जाता है और उन तमाम पोटेंशियल रिक्रूट्स को जाता है जो उसमें कभी भी आना चाहते हैं, कि वो उनको साफ मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप बच भी गए शुरुआत में, हमें मौका मिलेगा, जहां मौका मिलेगा हम आपको छोड़ेंगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल मैसेज है। लेकिन जैसे कैप्टन बंसल ने कहा कि देखिए उन्होंने एक बहुत जबरदस्त अपना इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप इसकी बात कर रहे हैं, तमाम पिछले 2021 से मेरा भी एक पेपर है हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल टेररिज्म पे, तो ये जो है इसका कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो हमेशा से पाकिस्तानी आईएसआई करती रही और कुछ भी हम कहें इसमें आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। और ये गेम जो पर किसी ने जिक्र किया, इसमें दूसरी ताकतें हैं जो इनडायरेक्टली पेट्रोनाइज कर रही हैं। तो देखिए टेररिज्म इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। सिर्फ ये टेररिज्म के साथ साथ एक बात मैं कहता हूं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस रीजन में और दुनिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके बहुत ही अलग अलग किस्म के पार्टनर्स हैं और टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इतने ही जोरों से ओवरलैप करते हैं कि कभी इनके कौन से पैसिव कोलैबोरेटर्स हैं, कौन से इनडायरेक्ट कोलैबोरेटर्स हैं, हम जान नहीं पाते हैं। लेकिन इसका सबका लिंचपिन जो है वो आईएसआई है और कभी कभी इनमें डिफरेंसेस होते हैं। पिछले साल मैंने कहीं कहा था कि देखिए तालिबान और आईएसआई में डिफरेंसेस होंगे, लेकिन उस डिफरेंसेस के बावजूद आईएसआई के पास इतने रिसोर्सेज है कि कई एक जगह पे वो तालिबान को परसुएट करेगी। और अफगानिस्तान को एक तरीके से देखा जाए कि एक इनडायरेक्ट रूप में या किसी भी रूप में एक सेफ हेवन जो टेररिज्म का है उसको खत्म करना इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन अमेरिका का टारगेट बड़ा साफ है कि आप हमारी तरफ नजर बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका दुनिया के और देशों पे क्या असर होगा अभी हम नहीं कह सकते हैं। दुनिया के और देशों को अपने लिए मेरे ख्याल से खुद लड़ना पड़ेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।